चलें एक ऐसे ख्याल से शुरू करते हैं जो सीधा किसी डरावने ख्वाब से निकला हुआ लगता है। आप सोचें, एक ऐसी माँ जो अपनी जवानी और खूबसूरती बरकरार रखने के लिए अपने ही बच्चों को इस्तेमाल करती हो। और ये कोई इस्तियारा नहीं है। हम एक ऐसे खानदान की बात कर रही हैं जिसका सबसे गहरा राज लाफानी जिंदगी के गिर्द घूमता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत ही भयानक है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें ले जाती है पुर्तगाल के एक बहुत ही दूर दराज घने जंगल में। वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना घर है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। इस घर में अमीलिया नामी एक औरत अपने 2 जुड़वां बच्चों के साथ रहती है। और कहानी की शुरुआत ही आप कह लें एक पुरतशद्दुद वाक़े से होती है। एक रात एक मर्द और औरत उसके घर में घुस आते हैं। बच्चों को अगवा करने के लिए? जी, वो बच्चों को अगवा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। जो अगवाकार औरत है वो एक बच्चे को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन मर्द वो पकड़ा जाता है। हाँ, जैसे ही वो दूसरे बच्चे को उठाने लगता है, अमीलिया उस पर झपटती है और इस लम्हे कुछ नाकाबिल यकीन होता है। उसकी आंखें। अमीलिया की आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो जाती हैं और वो आदमी जैसे जैसे पत्थर का बन जाता है, हल भी नहीं पाता। ओह, तो ये हमारा पहला इशारा है कि अमीलिया कोई आम औरत नहीं है। बिल्कुल, ये जो आंखों का सफ़ेद होना है, ये इस कहानी में बार-बार हमारे सामने आएगा। ये इसकी ताकत का जरिया लगता है। कोई जादुई ताकत? शायद जादुई, शायद जीनियाती, जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। खैर, जो बच्चा अगवा हो गया था, उसका नाम एडवर्ड रखा जाता है और वो एक यतीम खाने में पलता बढ़ता है। उसे अपने माजी का कुछ भी नहीं पता होता होगा। कुछ भी नहीं। बस दिल में एक ख्वाहिश है कि वो कौन है, उसके वालिदैन कौन थे। और आजकल इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है? टेक्नोलॉजी से। उसकी गर्लफ्रेंड राइली उसे सालगिरह पर एक डीएनए टेस्टिंग किट देती है। जी। ये कितनी दिलचस्प बात है कि एक जदीद साइंसी इजाद उसे सदियों पुराने एक माफूकुल फितरत राज की तरफ ले जाती है। और नतीजा? मतलब नतीजा उसकी सोच से भी ज्यादा चौंका देने वाला था। उसे कोई दूर का रिश्तेदार नहीं मिलता, बल्कि 100% डीएनए मैच। 100% एक जुड़वां भाई मैनुअल। जब एडवर्ड उसे फोन करता है तो मैनुअल उसे एक कहानी सुनाता है जो सीधी एडवर्ड के दिल पर लगती है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि बचपन में उसे अगवा कर लिया गया था और उनकी माँ अमीलिया आज तक उसके खो जाने के गम में है। ओह, तो वो फौरन उसे बुला लेता होगा। फौरन वो एडवर्ड और राइली दोनों को पुर्तगाल आने की दावत देता है। एक खोया हुआ खानदान दोबारा मिल रहा है। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। लेकिन उनका सफर शुरू से ही पुरअसरार बिशारों से भरा हुआ है। बिल्कुल। जब वो पुर्तगाल पहुंचकर रास्ते में एक मकामी औरत से पता पूछते हैं और उसे घर की तस्वीर दिखाते हैं तो उस औरत का रवैया एकदम बदल जाता है। कैसे? उसकी जो दोस्ताना मुस्कुराहट होती है वो गायब हो जाती है और वो उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। ये तो पहला खतरे का अलार्म था जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। जब वो घर पहुंचते हैं तो बज़ाहिर सब कुछ परफेक्ट लगता है। एक शानदार बड़ा सा घर। हाँ, और मैनुअल बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है। दोनों भाइयों की मुलाकात बहुत जज्बाती होती है। लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी है। उदासी है। दीवार पर उनकी माँ अमीलिया की तस्वीर लगी है जिसमें वो नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत लग रही है। और फिर एडवर्ड आखिरकार अपनी माँ से मिलता है। जी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से थोड़ा बिगड़ा हुआ लगता है। मुलाकात तो बहुत जज्बाती होती है, लेकिन राइली को, जो एक बाहर वाली है, उसे शुरू से ही अमीलिया के आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यहीं से चीजें खराब होना शुरू होती है ना। रायली ही वो किरदार है जो इस परफेक्ट फैमिली के निकाब के पीछे झांकती है। बिल्कुल। और पहला बड़ा रेड फ्लैग उसे तब मिलता है जब वो इत्तेफाक से अमीलिया और मैनुअल को पुर्तगाली जुबान में बात करते हुए सुन लेती है। अच्छा, लेकिन उसे तो जुबान नहीं आती होगी। नहीं, वो समझने के लिए अपने फोन की ट्रांसलेशन ऐप इस्तेमाल करता है। हम्म। और जो वो सुनती है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सुनते हैं वो? अमीलिया कह रही होती है कि वो दोबारा जवान होने का इंतजार नहीं कर सकती। दोबारा जवान? जी। और जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि मैनुअल जो एक बालिग मर्द है हाँ। वो अब भी अपनी माँ के साथ एक ही बिस्तर पर सोता है। एक मिनट, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये सिर्फ कोई गैर मामूली आदत नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इससे तो एक गहरे नफ्सियाती कंट्रोल का इशारा मिलता है ना? जी, जैसे मैनुअल कभी बड़ा ही नहीं हुआ या उसे बड़ा होने ही नहीं दिया गया? यही तो इस कहानी का मरकज है। ये रिश्ता माँ बेटे का कम और किसी मालिक और गुलाम का ज्यादा लगता है। इसके बाद रायली की बेचैनी बढ़ जाती है और वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। हाँ, और जब वो इन आबा अजदाद की तस्वीरों को देखती है तो एक खौफनाक हकीकत उस पर खुलती है। उन सब के चेहरे हूबहू मैनुअल, एडवर्ड और जॉन एमिलिया से मिलते हैं। बिल्कुल तो ये खानदानी शबाहत नहीं है। ये तो जैसे एक ही ड्रामा बार बार दोहराया जा रहा हो। नस्ल दर नस्ल चलने वाली एक लानत की तरह। एक ऐसा चक्कर जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। जी, और इसके बाद रायली को डरावने ख्वाब आने लगते हैं। वो एक जवान एमिलिया को उन्हीं चमकती हुई सफेद आंखों के साथ देखती है। ओ खुदाया! एक रात वो आधी नींद में जागती है तो देखती है कि एमिलिया उसके कमरे में खड़ी उसके सूटकेस को देख रही है। वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। और जब सुबह उठती है तो एमिलिया वहां नहीं होती। लेकिन उसका बिखरा हुआ सूटकेस अब बिल्कुल साफ सुथरा तह किया हुआ होता है। तो ये ख्वाब नहीं था, एमिलिया वाकई वहां थी। तो राइली को तो यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत है, लेकिन एडवर्ड का क्या? वो तो अपने नए मिले खानदान से बहुत खुश है। क्या उसके साथ भी कुछ अजीब होना शुरू होता है? हाँ, अब कहानी का रुख एडवर्ड की तरफ मुड़ता है। एक दिन उसे घर में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे की? जी, वो आवाज का पीछा करते हुए एक बंद दरवाजे तक पहुंचता है। जब वो अंदर झांकता है तो वहां एक शख्स को फर्श पर शदीद दर्द से तड़पता हुआ देखता है। मतलब वो मंजर इतना डरावना था कि एडवर्ड तो वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। ये कौन शख्स था और मैनुअल, उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है? मैनुअल इस सूरत हाल का फायदा उठाता है। वो एडवर्ड को एक तरह के मेडिटेशन रूम में ले जाता है और उसे एक खास किस्म की चाय पिलाता है। फिर वो उसे आंखें बंद करने को कहता है और टेलीपैथी के जरिए। वो टेलीपैथी के जरिए इससे राब्ता करता है। वो एडवर्ड को उसके बचपन की कुछ यादें दिखाता है और फिर जानबूझकर उसे खौफनाक मनाजिर दिखाता है। जैसे कि अमीलिया का बिगड़ा हुआ चेहरा, उसकी सफेद आंखें और लाशों के ढेर। तो ये कोई खास तोहफा नहीं है जैसा मैनुअल उसे बता रहा है। नहीं, ये एक तरह की ब्रेन वॉशिंग है। उसे जहनी तौर पर तोड़ा जा रहा है ताकि वो इस खानदान की खौफनाक हकीकत को कबूल कर ले। बिल्कुल, ये उसे तैयार करने का एक तरीका है। इसी दौरान रायली अपनी तहकीक जारी रखती है। उसे ऑनलाइन इस घर के बारे में कुछ मालूमात मिलती हैं। क्या? उसे पता चलता है कि ये घर सदियों पहले एक पुर्तगाली चुड़ैल का था, जो अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए अपने ही बेटों के साथ गैर फितरी रसूमात अदा करती थी। तो उसका शक यकीन में बदल गया। जी, लेकिन असल हकीकत तो तब सामने आती है जब वो दोबारा जंगल में उसी मकामी औरत वीरा से मिलती है। अच्छा, वही औरत जो उन्हें पहले मिली थी? जी, वही। इस बार वीरा उसे सब कुछ बता देती है और ये कहानी का सबसे बड़ा इंकिशाफ है। वीरा बताती है कि एमेलिया कोई आम औरत नहीं, बल्कि वही सदियों पुरानी चुड़ैल है। वो अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए अपने ही बेटों के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करती है। क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जवानी लौट आती है। अगर बेटा पैदा हो तो वो बड़ा होकर उसका अगला साथी बनता है। अगर बेटी हो तो वो उसे खा जाती है। ये तो नाकाबिल यकीन हद तक खौफनाक है। तो ये पूरा खानदानी निजाम एक शैतानी चक्कर पर चल रहा है। लेकिन जुड़वा बच्चों की क्या अहमियत है? वीरा बताती है कि अगर जुड़वा बेटे पैदा हों तो अमेलिया को अपनी मुकम्मल ताकत और जवानी वापस हासिल करने के लिए दोनों के साथ रस्म अदा करनी पड़ती है। एक बेटे के साथ रस्म अधूरी रहती है। इसीलिए वो एडवर्ड के वापस आने का इतने सालों से इंतजार कर रही थी। और सबसे बड़ा धमाका खेज इंकिशाफ तो अभी बाकी है। उनका बाप आर्थर कौन था? वेरा बताती है कि आर्थर यानी एडवर्ड और मैनुअल का बाप कोई और नहीं बल्कि अमीलिया का अपना बेटा था। क्या मतलब? जी, और वो मर्द और औरत जिन्होंने बच्चों को अगवा करने की कोशिश की थी, वो आर्थर और उसकी महबूबा फेला थी, जो वेरा की अपनी बेटी थी। ओह, वो इस शैतानी सिलसिले को तोड़ना चाहते थे। आर्थर नहीं चाहता था कि उसके बेटे भी इसी अजाब से गुजरें जिससे वो खुद गुजरा था। तो वो अगवाकार विलन नहीं थे, वो तो हीरो थे जो बच्चों को बचा रहे थे। बिल्कुल। फेला एक बच्चे एडवर्ड को लेकर भागने में कामयाब हो गई, लेकिन आर्थर मैनुअल को बचाते हुए पकड़ा गया और अमीलिया ने उसे कैद कर लिया। ये तो पूरी कहानी ही उलट गई।
जी, ये जानने के बाद राइली भागकर वापस आती है ताकि एडवर्ड को खबरदार कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैनुअल और अमीलिया की ब्रेन वॉशिंग काम कर चुकी होती है। एडवर्ड इस पर यकीन करने से इनकार कर देता है। वो अपनी माँ और भाई के मुकम्मल कंट्रोल में आ चुका होता है। उसे एक खानदान मिलने की इतनी शदीद ख्वाहिश थी कि वो इसकी सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर एमेलिया अपना आखिरी दांव खेलती है। जब वो लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो अलविदा कहने के बहाने एडवर्ड को वही नशावर चाय पिला देती है। उसके बाद जो होता है वो कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। वो एडवर्ड को धोखा देकर उसके साथ रस्म अदा करती है, जबकि एडवर्ड नशे की हालत में समझ रहा होता है कि वो राइली के साथ है। ओ नहीं। इसी दौरान राइली, जो कार में इंतजार कर रही होती है, उसे अपने फोन पर डीएनए ऐप से एक अलर्ट मिलता है। टेक्नोलॉजी एक बार फिर सच्चाई सामने ले आती है। अलर्ट में लिखा होता है, एडवर्ड के डीएनए में खानदानी बेज़ाब्तगी पाई गई है। नस्ली बदकारी का साइंसी सबूत। जी, ये अलर्ट उसे भागने पर मजबूर करता है। वो गैराज का दरवाजा खोलती है और वहां उसे वीरा की लाश मिलती है। अमीलिया ने उसे खामोश करवा दिया था। मैनुअल उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। यहां से एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। राइली अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है। वो बेलचे से मैनुअल को जख्मी करती है और भागती है। एडवर्ड को ढूंढते हुए वो गलती से खुफिया तहखाने में पहुंच जाती है, जहां उसे जंजीरों में जकड़ा एक बूढ़ा, कमजोर शख्स मिलता है। ये ऑर्थर होता है, एडवर्ड का बाप। जिसे अमीलिया ने उतने सालों से कैद करके रखा हुआ था। क्या वो उसे बचा पाती है? नहीं, उसके पास वक्त नहीं होता। वो एडवर्ड को अमीलिया के चंगल से छुड़ाने के लिए ऊपर भागती है। वो नशे में धुत एडवर्ड को वहां से खींचकर निकालती है, लेकिन अमीलिया उन पर चाकू से हमला कर देती है। और ऐन वक्त पर ऑर्थर, जो किसी तरह आजाद हो गया था, वो अमीलिया के सामने आ जाता है और चाकू का वार अपने ऊपर ले लेता है। वो अपनी जान कुर्बान कर देता है अपने बेटे और राइली को बचाने के लिए। तो आखिरकार राइली एडवर्ड को इस अभिशप्त घर से निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? क्या आर्थर की कुर्बानी रायगा नहीं जाती? बदकिस्मती से कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी मंजर में हम एमिलिया को देखते हैं। रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। अगरचे उसे दोनों भाई नहीं मिले, लेकिन एक के साथ की गई रस्म ने उसे उसकी जवानी और खूबसूरती वापस दिला दी है। वो अब एक हसीन नौजवान औरत है। और उसके साथ उसका वफादार बेटा मैनुअल। और गोद में एक नया पैदा होने वाला बच्चा भी है। ओह, तो चक्कर टूटा नहीं, ये जारी है। आर्थर की कुर्बानी ने सिर्फ एडवर्ड को बचाया, लेकिन लानत अब भी जिंदा है। जी। ये हमें इस गहरे और परेशानकन सवाल पर छोड़ जाता है कि लाफानी जिंदगी की असल कीमत क्या है, और खानदान, जो मोहब्बत और हिफाजत की अलामत होना चाहिए, वो किस तरह नस्ल दर नस्ल चलने वाली एक खौफनाक, ना खत्म होने वाली लानत में तब्दील हो सकता है। ये ख्याल ही रूह को कांपने पर मजबूर कर देता है।